नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आज जो मैं लेके आया हूं वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूं और उसके एग्ज़ाम आंसर्स हैं वह भी छोटे रूप में ही लेके आया हूं। देखिए, जल्दी तैयारी करने के लिए, फास्ट रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है और इससे क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को देख पाते हैं। तो चलिए, आज बिना देर किए हम धुआंधार तरीके से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में हिंदी साहित्य का अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वह यह है कि काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक कौन था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन थे। काल विभाजन और नामकरण करने वाले पहले जॉर्ज ग्रियर्सन थे। वहीं दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। जो हिंदी का आदि कवि था वह किसको कहा जाता है? स्वयंभू। स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। वहीं देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो परीक्षा गुरु, जिसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास को माना जाता है, परीक्षा गुरु को माना जाता है। और इसकी जो डेट है वह कब की है? 1882। वहीं देखिए, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण, मतलब जिन्होंने अपभ्रंश का व्याकरण लिखा वह किसको माना जाता? तो हेमचंद्र को माना जाता है। ये एक काव्य शास्त्री थे, 11वीं शताब्दी के हेमचंद्र को माना जाता है। वहीं देखिए, हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी का जो प्रथम कवि है किसको माना जाता है? सरहपा। सरहपा को 9वीं शती का जो है उसको माना जाता है। और किसने माना हिंदी का प्रथम कवि? राहुल सांकृत्यायन ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं देखिए, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसको मानी जाती है? तो रामचंद्र शुक्ल ने, और बहुत सारे लोगों ने जो माना है वह पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद बरदाई के द्वारा रचित है। पृथ्वीराज रासो जो कि महाकाव्य है, इसको पहली रचना माना जाता है हिंदी का। वहीं देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? तो महाकाव्य भी पृथ्वीराज रासो को ही माना जाता है। और हिंदी का प्रथम जो महाकाव्य है, रचना है चंद बरदाई द्वारा रचित, जो पृथ्वीराज रासो, इसी को माना जाता है। वहीं देखिए, हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन हमें किस में देखने को मिलता है? तो विसलदेव रासो। देखिए, विसलदेव रासो, इसमें हमें 12 मासा वर्णन देखने को मिलता है। और 12 मासा का जो वर्णन है पद्मावत में भी हमें देखने को मिलता है। वहीं देखिए, अबहट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? अबहट। अबहट जो भाषा थी, कड़ी मानी जाती है। पुरानी हिंदी और खड़ी बोली के बीच की जो कड़ी मानी जाती है अबहट को, तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है किसने किया था? विद्यापति ने किया था, जिनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति ने कीर्तिलता में किया था। तो इन्हीं की रचना है कीर्तिलता और कीर्तिपता का। तो विद्यापति ने ही सबसे पहले अबहट का प्रयोग किया था अपनी रचना में, कीर्तिलता में। वही देखिए, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन थे? गीतकार अगर हम देखें तो विद्यापति को ही माना जाता है। वहीं देखिए, हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की रचना किसने की है? तो अमीर खुसरो ने मुकरियाँ, पहेलियाँ और मतलब बहुत सारी चीज़ जो है, अमीर खुसरो के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं हिंदी में हमें देखने को मिलती है। और खड़ी बोली का जो शुरुआत है वह भी इन्हीं से माना जाता है। अगर हम देखें कि भक्ति के प्रवर्तक किसको माना जाता है, देखिए, भक्ति का जो प्रवर्तक है वह किसको माना जाता है? वह माना जाता है रामानुजाचार्य को। क्योंकि रामानुजाचार्य ही जो थे दक्षिण से उत्तर की ओर भक्ति आंदोलन को लेके आए थे। तो रामानुजाचार्य को भक्ति का प्रवर्तक माना जाता है। और देखिए, हिंदी के प्रथम सूफी कवि जो है किसको माना जाता है? तो अस्यात। अस्यात को ही हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। यह भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है सूफी मत से कि प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो असायत को माना जाता है। वहीं देखिए, जो क्वेश्चन 14 है उसका देखिए क्या है, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? वक्रोक्ति मतलब बात को घुमाकर कहना। तो वक्र उक्ति तो वक्र उक्ति की यहाँ पे बात की गई है कि मतलब सीधे सीधे ना करके बात को घुमा करके प्रयोग करना। तो वक्रोक्ति का प्रथम प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है? पद्मावत में हमें देखने को मिलता है। और देखिए क्या है, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? तो सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य जो है हंसावली का है, असायत। हंसावली का हमें देखने को मिलता है, जिसने असायत नहीं लिखा है
वही देखिए हिंदी की आदि कवियत्री किसको कहा जाता है, तो मीराबाई को हिंदी की आदि कवियत्री कहा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है और उनको सरस्वती भी कहा जाता है, जो कि लेकिन आदि कवियत्री जो है मीराबाई को कहा जाता है। देखिए कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध कवि किसको माना जाता है, तो सूरदास को माना जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य का जो सबसे ज़्यादा बेजोड़ कवि या सबसे ज़्यादा प्रमुख कवि जिन्होंने वात्सल्य रस को बहुत ही ज़्यादा एक मतलब ऐसा रूप प्रदान किया जिसमें ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव होता है जब हम इनके पदों को पढ़ते हैं, तो सूरदास को माना जाता है। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है, रामचरितमानस है, जिसको तुलसीदास ने लिखा था। ठीक है, तो रामचरितमानस है, तुलसीदास ने लिखा था। कितने खंड है इसमें, टोटल 7 खंड है और 7 खंडों के बारे में भी पूछा जाता है कि पहला खंड कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तो 7 खंडों के बारे में भी आप जान लीजिए। पहला जो खंड है वह है बालकांड और दूसरा जो है वह है अयोध्या कांड, फिर है अरण्य कांड, फिर है किष्किंधा कांड, फिर है सुंदर कांड, फिर है लंका कांड, फिर है उत्तर कांड। तो ये सारे के सारे कांड जो हैं पूछे जाते हैं और इनसे प्रश्न जो है बनाए जाते हैं। वहीं देखिए हिंदी में प्रथम रिपोर्तार्ज लेखक कौन है, प्रथम रिपोर्तार्ज लेखक जो है लक्ष्मीपुरा 1938 ईस्वी का शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। ठीक है, वहीं देखिए भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को क्या कहा है, स्वर्ण युग कहा है। वहीं देखिए सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसने की, जैसे दोहा सतसई हो गई, कई तरह की सतसई ग्रंथ लिखे गए जिसमें 100 पद लिखे जाते थे, दोहे लिखे जाते थे। तो देखिए तुलसी सतसई अधिकांश कृपाराम की हित तरंगनी को मानते हैं, तो तुलसी सतसई अधिकांश कृपाराम की हित तरंगनी को मानते हैं। वहीं देखिए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है, तो प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखा गया है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का महाकाव्य माना जाता है। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ किसको माना जाता है, रीति काव्य का हित तरंगनी, जो कि कृपाराम की रचना है, इसको माना जाता है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि किसको कहा गया है, तो खड़ी बोली के जो प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं वह माना जाता है श्रीधर पाठक को। वहीं देखिए गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुम माला की भूमिका में लिखा है। तो देखिए ये जो आपको पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, ये जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत सारी पीडीएफ जो हैं प्रोवाइड की गई है वहाँ। अगर आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, वर्ग 1, वर्ग 2 मतलब किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की कर रहे हैं, DSSS किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, तो आप इस टेलीग्राम का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है जो कि आपको कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से जाके जुड़ सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। वहीं देखिए छायावाद की प्रथम कृति किसको माना जाता है, तो झरना 1918 ईस्वी की रचना है, प्रसाद की रचना है। वहीं देखिए शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि, तो शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि जो है किसको माना गया है, तो सुमित्रानंदन पंत। इनका जो पूरा नाम है सुमित्रानंदन पंत है, इनको पल्लव पंत भी कहा जाता है, तो इनको माना जाता है। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, तो आप इसके बारे में पता रखिए कि जो पल्लव पंत, सुमित्रानंदन पंत और प्रकृति का सुकुमार कवि, तो इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, और जो पंथ जो थे वे बुद्ध पंथ जो है अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। वहीं देखिए मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता किसको कहा गया है, तो निराला को कहा गया है। और जूही की कली जो इनकी रचना है, जो इन्होंने अपनी बेटी की याद में लिखा है, जूही की कली, उसमें देखने को मिलता है। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो नंद दुलारे वाजपेयी के यहाँ हमें देखने को मिलता है। नई कविता नाम जो है किसने दिया था, नई कविता नाम, जैसा कि आपको पता होगा नई कविता 1951 से चलने वाली एक धारा है,
तो नई कविता का जो नाम है किसने दिया था, अज्ञेय जो थे इसके प्रवर्तक माने जाते हैं और अज्ञेय ने ही नई कविता का नाम दिया है। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति कौन सी है, तो भग्नदूत 1933 ईस्वी की रचना है। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास किसको माना जाता है, तो प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 हम खुर्दा व हम सबाब का हिंदी रूपांतरण है। तो ठीक है, तो प्रेमा को प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास माना जाता है 1907 का। वहीं देखिए जैनेन्द्र जो कि एक मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं और रचनाकार हैं, तो जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो परख 1929 ईस्वी की रचना है जैनेन्द्र का और प्रथम उपन्यास इनका माना जाता है। और 1929 में ही हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था, इसका प्रकाशन भी 1929 में ही हुआ था। ईलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास किसको माना जाता है, तो घृणामयी। घृणामयी भी 1929 में ही प्रकाशित हुई। वहीं देखिए भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास जो है वह कौन सा है, चित्रलेखा 1934 ईस्वी का है। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास जो है शेखर एक जीवनी 1941 ईस्वी। देखिए अगर आपने शेखर एक जीवनी को पढ़ा होगा तो इसके दो भाग हैं। पहला भाग जो है 1941 में आता है और दूसरा जो आता है 1944 में। तो ये दोनों भाग ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें शेखर के बारे में, उसके मनोवृत्ति के बारे में बताया गया है। रेणु का प्रथम उपन्यास, फणीश्वर नाथ रेणु का जो प्रथम उपन्यास है कौन सा है, मैला आंचल 1954 ईस्वी का उपन्यास है और आंचलिक उपन्यास माना जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार का एक तरह से दर्जा दिया गया है। इनकी जो कहानियाँ होती है, उपन्यास होते हैं, उनमें आंचलिकता झलकता है, मतलब उस गांव परिवेश की जो भी चीज़ें हैं वह हमें देखने को मिलती है। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास जो है वे दिन 1964 ईस्वी की रचना है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी अगर हम देखें तो इंदुमती को माना जाता है किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। तो शुक्ल ने इंदुमती को माना है। वैसे तो बहुत सारी कहानियों को प्रथम कहानी के रेस में रखा गया है। 11 वर्ष का समय जो कि स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और बहुत सारी कहानियों को इसमें रखा गया है, जैसे कि बंग महिला की कहानी हम देख सकते हैं कि दुलाई वाली को भी प्रथम कहानी माना जाता है और माटी की मूर्तें, तो बहुत सारी कहानी को है जो इसकी प्रथम कहानी के उसमें रखा जाता है। वहीं देखिए हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका अगर हम देखें तो बंग महिला, जिसका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है और इनकी जो कहानी है दुलाई वाली, जिसका प्रकाशन 1904 में हुआ था, इसको भी माना जाता है। वहीं देखिए प्रसाद की अगर हम प्रथम कहानी देखें, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी, तो ग्राम नाम से प्रकाशित हुई इंदु पत्रिका में 1911 में। वहीं देखिए प्रेमचंद की प्रथम कहानी अगर हम देखें तो पंच परमेश्वर 1916 में प्रकाशित हुई। एक बात मैं बता दूं, प्रेमचंद ने 1915 के बाद से ही हिंदी में लिखना शुरू किया। उससे पहले जब प्रेमचंद अपनी लेखनी कर रहे थे 1900 के बाद, तो वह उर्दू में लिखा करते थे, ठीक है, नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। और जब इनकी एक कृति थी सोजे वतन, जिसको एक 1907 में मतलब जब इसको बंद कर दिया गया, इस पर पाबंदी लगा दी गई, तब इन्होंने अपना नाम बदला, नवाब राय की जगह इन्होंने अपना नाम रखा प्रेमचंद। और उसके बाद 1915-16 के बाद ये हिंदी में रचना करने लगे। तो 1916 में जो इनकी प्रथम कहानी है प्रेम पंच परमेश्वर हमें देखने को मिलती है। वहीं देखिए निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह अगर हम देखें तो परिंदे। निर्मल वर्मा की अगर आपने कहानी संग्रह है, ये कई सारी कहानियों का संग्रह किया गया है परिंदे में, जो कि 1960 में हमें देखने को मिलता है। अगर आपने परिंदे कहानी पढ़ी होगी तो बहुत ही मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसमें दिखाया गया है कि मतलब जो एक मतलब प्रेम होता है वह किस तरह का होता है, और जब वह प्रेम पूर्ण नहीं हो पाता और उसकी याद में भी लोग किस तरह से अपना जीवन जो है एक तरह से तबाह कर लेते हैं। तो ये चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है। वहीं देखिए हिंदी में प्रथम जीवनी, तो प्रथम जीवनी जो है भक्तमाल 1585 में नाभा दास के द्वारा लिखी गई। भक्तमाल जो है हिंदी की प्रथम जीवनी मानी जाती है। 1585 में इसका जो लेखक है नाभा दास को माना जाता है।
कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह अगर हम देखें तो राजा निर्बंसियाँ 1957 की कहानी है। इसमें 2 कहानियाँ जो हैं एक साथ चलती रहती है और बताया जाता है कि जो राजा है वह निर्बंसियाँ उसको क्यों कहा गया, तो ये कहानी इसमें हमें देखने को मिलती है। और हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक अगर हम देखें तो भारतेंदु ने नहुस को माना है, जो कि उनके ही पिता गोपाल चंद्र ने लिखा है। तो नहुस जो कि उन्हीं के पिता ने लिखा है नाटक, गोपाल चंद्र ने, भारतेंदु के पिता ने ही इसको माना है भारतेंदु ने हिंदी का प्रथम नाटक। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक अगर हम देखें तो राजश्री 1915 ईस्वी का नाटक है। और हिंदी का प्रथम एकांकी अगर हम देखें तो हिंदी का प्रथम एकांकी जो है एक घूट है, जो कि प्रसाद की रचना है। तो देखिए, नाटककार के रूप में भी प्रसाद को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई और एकांकीकार के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं कि प्रथम एकांकी जो इनकी एक घूट है इसको भी बहुत ही ज़्यादा ख्याति मिली। अगर हम और देखें कि रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया, तो रामचंद्र शुक्ल ने रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। वहीं देखिए 50वां क्वेश्चन जो है कि साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता किसको माना जाता है, तो भट्टनायक को साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है। तो देखिए, ये जितने भी तथ्य थे ये 50 क्वेश्चन नहीं, आपके लिए 50 फैक्ट थे। अगर आपने इन फैक्ट को याद कर लिए तो अगर आप KVS का एग्ज़ाम दे या TGT, PGT, DSSS किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो नेट JRF से ज़्यादा टफ एग्ज़ाम जो है हिंदी में किसी और में नहीं लिया जाता। तो देखिए, ये नेट JRF का ही एक तरह से सिलेबस है और ये जो प्रश्न है इनसे बहुत ही आसानी से जो है प्रश्न बनाए जाते हैं और प्रश्न जो हैं इन्हीं से बनाए जाते हैं। अगर आपने ये 50 फैक्ट याद कर लिए तो आप 5 या 7 क्वेश्चन कभी भी कोई सा भी एग्ज़ाम दे आपको इनमें से 4 या 5 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 5 या 7 क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो UGC का सिलेबस है, नेट का सिलेबस है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन 1 लाइनर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप चीज़ों को देखते चलिए और हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए, समझने के लिए साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिंदी साहित्य को समझने की कोशिश कीजिए, उसको जोड़ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप साहित्य को पढ़ रहे हैं तो और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, इन सभी से जोड़िए, उस काल के समय से जोड़िए और चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो मुझे आशा है आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होगी और इससे जो है कुछ भी नहीं तो 7 या 8 क्वेश्चन ज़रूर हिंदी के अगर आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन का तो उसमें से आने चाहिए। तो आप चीज़ों को देखते रहिए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, ताकि जो वीडियो है और लोगों तक भी पहुँचे और मुझे अच्छा लगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली श्रृंखला में कुछ नए तथ्यों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।